बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, मुस्लिम अकेडमी के अध्यक्ष श्री एसएम सेठ साहब, इस अकेडमी के प्रबंधक और सचिव श्री हाजी शुक्रुल्लाह साहब, इस मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर अब्दुल रहीम अंसारी साहब, तो मंच से हट के बैठे हैं मगर सारे मंच पर रुआब नहीं कर रहे। इस एकेडमी के और सभी ओहदेदार, इन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य, छात्र छात्राएं, कर्मचारी और इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए पधारे हुए सभी शिक्षा प्रेमी बहनों और भाइयों, और आज की उत्सव मूर्ति पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं मुस्लिम एकेडमी के सभी ओहदेदारों को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। और जैसा कि अब्दुल वहीद साहब ने बताया था कि श्री महेंद्र सिंह गौतम इस कार्यक्रम को यहाँ तक अंजाम दिलाने में सफल हुए हैं, ये बात वाकई सच है। श्री महेंद्र सिंह जी के घर पे एक रात्रि भोज का कार्यक्रम था जिसमें अंसारी साहब और उनके साथ बाकी हजरात वहाँ उपस्थित थे। 2-4 मिनट की गुफ्तगू हुई और उसके बाद ये तय हुआ ये साहबान कभी और तफसील से बात करने के लिए तशरीफ लाए। और ये साहबान आए और बहुत अच्छी और बहुत ही सबके दिलों को छूने वाली बातें वहाँ लोगों ने रखी। दोबारा फिर मिले और उस वक्त ये तय हुआ कि मैं इस एकेडमी के किसी जलसे में आप सब हजरत के साथ मिलूंगा और जो कुछ आप कहेंगे उसे मैं सुनूंगा, जो मैं कहूँगा वो आप सुनेंगे। जरूरी नहीं कि जो मैं कहूँ उसे आप सुनें, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि जो मैं चाहता हूँ कि हम सब सुने, सोचें, समझें और अमल करें। इसके लिए उन्होंने आज के इस मौके को छांटा जबकि श्री नजमुद्दीन साहब का इस्तेमाल आप लोगों ने किया, उनको सम्मानित किया। मैंने उनको बहुत बधाई दी है, उनका अभिनंदन किया है और मैं चाहूँगा कि वो और अधिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करें और एक अध्यापक के नाते काम करें। बहनों और भाइयों, मैं किसी अध्यापक को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक में तकसीम नहीं करता। अध्यापक अध्यापक है, न वो अल्पसंख्यक है न वो बहुसंख्यक। उसके सामने उसके क्लास में जो आएगा उसको एक सी तालीम मिलेगा, एक सी शिक्षा देगा। ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो बोल रहा हूँ मैं ये अल्पसंख्यक वाले सुन लो और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुसंख्यक।
कक्षा में तो सारे ही सब एक हम सब एक तो इसलिए स्कूल, मदरसे, शिक्षा, ये सब किसी भी तौर पर सिवाय अध्यापक और शिक्षक के, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे, इसके अलावा और किसी तरह से उन्हें विभाजन। मैं इस सिद्धांत को हमेशा से मानता रहा हूं और मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी छात्र रहे वो हमेशा इस बात को कहते रहे और आज भी कहते हैं उनमें से बहुत से कि मेरी कक्षा में न कोई जात थी न कोई मजहब, हम अध्यापक थे और वो हमारे छात्र। और यही मैं मानता हूं कि यही दृष्टिकोण जो छात्र मेरे यहाँ से पढ़ के गए, अगर वो अध्यापक बने तो वो रखें, अगर वो अफसर बने तो वो रखें, अगर वो राजनीतिज्ञ बने तो वो रखें। अभी आपके सामने कौमी तराना गाया, उसमें बहुत अच्छा भाव है और उसमें एक बात जो बहुत जोर से बच्चियों ने गाई हुई है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान है। और उस कौमी तराने में ये नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिल के कोई मुल्क बना, हिंदी है हम वतन, हम सब हिंदी, हम सब एक बात करेंगे। ये अलगाव, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटना, ये मैं समझता हूँ एक शैतान का खेल है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। बहनों और भाइयों, कुछ साल पहले मुझे इस्लाम जिमखाना, मुस्लिम जिमखाना क्लब बंबई में बुला के इस्तकबाल किया। मैं पहला ऐसा इंसान था जो उस जिमखाना क्लब का मेंबर नहीं था, लेकिन वहां बुलाया गया। दूसरी बात, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्लब था और उन्होंने कहा जब वो जलसा हुआ कि आप पहले आदमी हैं जो हमारे मेंबर नहीं है, गैर मेंबर है और आप मुसलमान नहीं हैं जिनको हम बुला रहे हैं। वहां भी मैंने ये बात कही थी और इसलिए बुला रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, ये किया, वो किया। मैंने उनसे तब भी यही कहा था, डॉक्टर रफीक ज़करिया थे उसमें मौजूद, खुराकी वाला साहब थे, महमूदुल हसन थे जो इस्लामिक बैंक के, मर्केंटाइल बैंक के उस समय मैनेजर थे, और उसके पहले वो मेरे यहाँ मंत्रालय में अफसर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। फजल साहब थे जो उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उसके भट्ट थे, हमीदुल्ला भट्ट, जो उर्दू काउंसिल के सेक्रेटरी थे। मैं कई बरस उर्दू काउंसिल का चेयरमैन रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ किया उसमें उनको लगा कि कुछ फायदा, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनको हुआ। मैंने उनसे तब भी कहा था कि मैंने कोई काम अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं किया। एक शिक्षा मंत्री के नाते ये मेरा फर्ज था कि जहां शिक्षा की कमी हो वहां शिक्षा पहुंचाई जाए। वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, इस जात का है, उस जात का है, वो आदमी है या औरत है, ये मेरे सामने मान्य है। अगर उसको तालीम की जरूरत है और मैं उस तक तालीम पहुंचा सकता हूं तो ये मेरा काम। इसलिए मैंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। आज भी जनाब प्रधानमंत्री उसी के गुण गाते हैं। क्यों चलाया सर्व शिक्षा अभियान? हिंदुस्तान के आईन में
तब्दीली की, संविधान में संशोधन किया और हिंदुस्तान के हर बच्चे को 6 साल से 14 साल की उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उसे कानूनी अधिकार दिया। उसने ये सवाल नहीं कहा कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई। हर बच्चे, हर लड़की, हर लड़के को आज कानूनी तौर पर हक हासिल है कि वो सरकार पर बअदालत अगर जरूरत पड़े तो अपना हक ले सकता है। इसका फायदा किसे होगा? जो अशिक्षित थे, जहां शिक्षा की कमी थी। और जाहिर है जो अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं, जो शेड्यूल कास्ट कहे जाते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब कहे जाते हैं, वहां शिक्षा की कमी थी तो उनको फायदा होना चाहिए। ये उनका अधिकार है कि इस देश के नागरिक के नाते वो शिक्षा प्राप्त करें और प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य प्राप्त करें। ये केंद्रीय सरकार के ऊपर लाजिम है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया और ऐसी स्कीम बनाई कि जब तक हिंदुस्तान में एक भी बच्चा बेपढ़ा रहेगा तब तक ये स्कीम मुसलसल चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती। और 10 बरस से दूसरी सरकार है वो रोज इसी का बोल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। और मुझे इस बात का बहुत विनम्रता के साथ गौरव है ये काम करने का मौका आप सब लोगों की मदद से और भगवान की कृपा से मैंने देखा कि ऐसे इदारे हैं तालीम के कि जिनमें साइंस की शिक्षा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को साइंस और गणित आनी चाहिए। वो चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे पाठशाला में पढ़े, चाहे कन्वेंट में पढ़े, चाहे किसी जगह पढ़े, चाहे सर्व शिक्षा अभियान में पढ़े, कहीं पढ़े। ये उसके लिए आज की दुनिया की तरक्की के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नजरिया क्या होना चाहिए। कंप्यूटर 250 सेंटर बजरिए उर्दू कंप्यूटर में दिए, 250, 250 आज एक नहीं चलता, एक नया नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए दिए कि उर्दू तभी तक लोग पढ़ेंगे अगर उसका कोई रोजी रोटी से ताल्लुक रहेगा। संस्कृत तभी तक पढ़ेंगे जब तक उसका रोजी रोटी से ताल्लुक रहेगा। इसलिए इन सभी जगह पाठशालाओं में और जगह भी उसी भाषा में कंप्यूटर की शिक्षा हो सके तो लोग इसे पढ़ेंगे। और उसमें आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा लड़कियां आती। मैं हैदराबाद गया तो वहाँ जैसे आपके यहाँ मुस्लिम अकेडमी है, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन पर एक ट्रस्ट है। वहाँ के लोग मेरे पास आए और कहें उनकी कुछ दिक्कतें थी, कहने क्या हम हल कर दें। वही एक मौलाना बोले कि साहब वो आपने क्या यहाँ हमें दे दिए सेंटर, वहाँ हमारी लड़कियाँ जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें चलिए चलते हैं। गए उनके साथ तो हमने कहा मौलाना इनसे पूछिए इस कंप्यूटर को सीख के इन्हें कुछ तरक्की नजर आती है, क्या होता है। तो उन्होंने एक लेडी से पूछा कि तू ये सीख रही है, तुझे इससे कोई फायदा है, क्यों सीख रही है? उसने कहा जनाब मैंने इसका सर्टिफिकेट कोर्स किया तो मुझे 3000 रुपये की नौकरी मिली। ये 15 साल पुरानी बात है। अगर डिप्लोमा कर लूँगी तो 5000 रुपये और उसके बाद अगर और आगे बढ़ जाऊंगी तो 10-15 हजार रुपये की नौकरी मिली। मैंने कहा आप फैसला कर लीजिए, इसे कंप्यूटर पढ़ने दे। तालीम, शिक्षा, ये आदमी की जहनीत को, उसके मस्तिष्क को, उसकी सोच को, उसको वसी को, उसका विस्तार को, वो उसको कोई ध्यान नहीं बनाए, उसको तंग नहीं बनाए। अगर कोई तालीम तंग बनाए
अगर कोई तालीम लोगों में सफलता पैदा करे उसको मैं तालीम नहीं मानता, उसको भी शिक्षा दूँ। और इस देश में अगर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, राजपूत, भूमिहार ऐसी संस्थाएं चलेंगी, ये देश कभी एक नहीं रहे। इसको लिख लीजिए। शिक्षा जब तक एक नहीं होगी तब तक ये देश एक, और एक शिक्षा और एक सी शिक्षा, सबको एक सी शिक्षा, ये बहुत खर्चीली शिक्षा है, ये हर एक के बस की नहीं है। मिनिस्टर के तौर पर मैंने IIMs की फीस मुकर्रर कर दी थी 30,000 रुपये, और आज कितने मालूम है? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 20-20 लाख रुपए तक की फीस, और 20-20 लाख रुपए उसमें प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए किसके बस का? और जिस दिन मैंने ये कहा कि 30,000 रुपये की फीस मुकर्रर होगी, उस दिन मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, 4 कर्मचारी एयरपोर्ट में और एक पुलिस का कर्मचारी आया, टोपी उतार के मेरे पाँव पे पड़ गया, साहब अब मैं भी अपने घर के बच्चों को IIM में भेज सकूंगा, IIT में भेज सकूंगा, 30,000 रुपये तो मैं अफोर्ड कर सकूँ। और ये तमाम जितने पूंजीपति के घराने वाले, ये बड़े बड़े स्कूल के, सब मेरे पीछे पड़ गए। ये आपने क्या करा? ये फीस कम होगी, ये गलत। तालीम को तिजारत में नहीं बदला जा सकता। तालीम ये फर्ज, शिक्षा देना ये समाज का धर्म जो हमारे समाज में पैदा हुआ है, उसको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए, ताकि आगे चल के वो बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज की रचना करे, ये समाज का धर्म, ये मेरा ह्यूमन राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ह्यूमन राइट है। मुझे भगवान ने एक शरीर दिया, इसमें 2 पाँव दिए हैं, तो मुझे चलने का हक, आप संविधान में लिखिए कि मुझे चलने का हक, तो कभी थोड़ी मिले, मुझे पाँव मिले, इसको पाँव में तकलीफ होती है, आप कहते हैं डिसेबल्ड हो गए। यानी एबिलिटी का मतलब है कि जो आपको मुजस्सम शरीर मिला है पूरा, ये पूरा काम करे, तो पाँव मिले तो पाँव में चलने की जाती, राइट टू मूव, ये कुदरती का भगवान का बनाया है, इंसान का बनाया है। 2 हाथ है तो काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तो पेट है तो इसमें खाना जाना चाहिए, हाथ है तो देखना चाहिए, कान है तो सुनने का भी, और दिमाग है पढ़ने का, सोचने का, अपने आप को समझने का भी। इसलिए हक बराबर है, ये बांटा नहीं जा सकता कि तालीम ये इसकी अलग होगी और उसकी अलग, ये सारा समाज एक। गुरु नानक ने कहा मानस की एक जात सदैव पहचाना, वेदों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब। अभी पढ़ रहे थे मौलाना शरीफ क्या बता रहे, भगवान ने पैदा किया तो सबको एक भगवान के बेटे, फिर अलग कैसे हो सकते, फिर आप अलग कैसे हो सकते? कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में फर्क है, पानी सब में नहीं। आप इस बात को याद रखिए, हिंदी यहाँ पता नहीं, हिंदुस्तान बस सारी समस्याओं का निदान हो जाए। 1884 में सर सैयद अकबर की तकरीरें लाहौर में ब्रॉडकास्ट, उनसे किसी ने कह दिया कि अब ये मुस्लिम नेता तकलीफ हो गए, आपने मुझे मुस्लिम नेता कैसे कहा? हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा मजहब मुसलमान है, इनका मजहब हिंदू है, इसका मजहब कुछ और है, लेकिन हम सब एक हैं। और उन्होंने
तमाम उसकी मिसालें दी कि देखिए अफगानिस्तान में कितनी कितनी बराबरियाँ रहती हैं, कितने कितने लोग रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, कबीले हैं, सब पख्तून कहलाते हैं। इंग्लैंड में सब इंग्लिस्तानी कहलाते हैं, अंग्रेज कहलाते हैं। फारस में सब पर्शियंस कहलाते हैं, फारसी कहलाते हैं। तो ये हिंदुस्तान में इसमें रहने वाले सब हिंदू कहते हैं। तो क्या मैं उस बेटे से हिंदू हूँ? मजहब के तौर पर आप इस्लाम को मानते हैं, किसी और को मानते हैं, पहचान हिंदी है हम। आप हिंदी कहिए, हिंदू कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं। आप इंडियन कहिए, भारतीय कहिए, हिंदी कहिए, हिंदू कहिए, कुछ कहिए, सब सिनोनिमस, कोई फर्क नहीं। आप अल्पसंख्यक कैसे मानते हैं? हमारा तो एक ही खानदान से है, सबके जीन से एक है। तो साइंस में साबित तो है हमारे आपके जीन से एक है। अगर एक ही आदमी से सब पैदा हुआ तो जेनेटिकली आप एक है, जोग्राफिकली आप एक है, कल्चरली आप एक है। शादी देख लीजिए, रस्म रिवाज देख लीजिए, खाना पीना देख लीजिए, बोल चाल देख लीजिए, गाने तराने देख लीजिए। लेकिन वो एक बना दिया गया है कि ये मुसलमान है, ये अलग है, ये हिंदू एक अलग है, ये बौद्ध है, ये अलग है। ये नहीं चलना चाहिए, मैं इसको उचित नहीं मानता। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारी तालीम उस तरह हिंदुस्तान में एकता के बगैर, सारे देश की एक राष्ट्रीयता के बगैर भारत की यही संस्कृति है कि यहाँ हरेक को अपने ढंग से भगवान को मानने की पूरी आजादी होती है। दुनिया के सारे मजहब हिंदुस्तान में निवास करते हैं, शांति से निवास करते हैं और उन्हें अपनी अपनी पूजा पद्धति के मुताबिक चलने का पूरा हक हमेशा था, आज भी है और हमेशा है। इसमें कोई किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसने कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में मजहब अलग हो सकती है, पूजा की तरीके अलग हो सकती है। हिंदुस्तान ने कहा कि एक शब्द पूरा बहुधा सच एक है, हकीकत एक है, लेकिन देखने जिस जगह बैठे हैं वहां से मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे मुँह दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पीछे बैठा है, इसे मेरी पीठ दिखाई दे रही है, मुँह तो नहीं दिखाई दे रही। आपको मेरा एक टेढ़ा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं, तो दोनों सच है, दोनों सच है कि नहीं? तो इसी तरह से मैं आपको इधर से देख रहा हूँ, आप मुझे इधर से देख रहे हैं, दोनों ही सच है। सच्चाई एक है देखने की। हमारे खिलाफ गोरखपुरी कहते थे जो जहर हलाल है अमृत भी वही, लेकिन मालूम नहीं तुझको अंदाज है कि शिव जी ने यही किया अमृत बना तो शिव जी ने लोगों ने कहा जहर होने गला मंसूर से कहा तुझे तो ये जो जहर हलाल है अमृत भी वही, लेकिन मालूम नहीं तुझको अंदाज है। तो ये जो एक हमारे देश की हजारों साल की संस्कृति और काशी जिसकी मिसाल है, लेकिन यही एक ऐसा शहर है आज भी जहां भारत के अंदर जितने पुराने मतलब धर्म पैदा हुए वो सब शंकराचार्य, बुद्ध महाराज का पहला सरगम, पहला भाषण, पहला उपदेश सारनाथ में, पार्श्वनाथ महाराज का जन्म काशी में, कबीर, दादू, रामानंद यही थे, रविदास
गुरु नानक आए यहाँ जरूर थोड़े दिन के लिए, आपके भी कई मैंने देखता हूँ मैं बहुत से पुराने फकीरों के वो है मजाक हैं और सब है। कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ इतने लोग भारतीय संस्कृति के जनजाता लोगों में से इतने लोग एक साथ जिस शहर को, जिस नगर को पवित्र भूमि मान के यहाँ पधारे रहे या पैदा हो, तो मामूली बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये संदेश काशी से निकले तो बताइए उस देश को ये समझाइए कि सारा देश एक है, इसके रहने वाले सब एक राष्ट्र के हैं। और अगर ये एक राष्ट्र है तो एक राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? महात्मा गांधी ने सवाल उठाया था जिसका जवाब न अंग्रेज दे पाए न जिन्ना दे पाए। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में मजहब बदलने से कोई आदमी अक़लियत कैसे हो सकता है, वो खानदान से अलग कैसे हो सकता है? मुझसे शहीद नकवी ने पूछा, टेलीविजन में पूछा, हमने कहा कोई हिंदू किसी मुसलमान का दुश्मन कैसे हो सकता है? तो बाप बेटे का, भाई भाई का रिश्ता, ये आपकी भाषा। अभी वो खाने आए थे ना, कभी तो आए उधर से मैं पढ़ा, दूसरा कह रहा था कि हमारे दोस्त थे पाकिस्तान, हमारा टिकट ना तो वहाँ फौज की जरूरत है, वो पूछने लगे उनसे, जनाब आप ठाकुर हैं? बोले हाँ जी, राजपूत कहलाता हूँ। बोले आप जानते मैं हर बार, मैं कहा बड़ी खुशी की बात। तो कह लगे आपका गोत्र क्या है? पाकिस्तान का क्या? उन्होंने कहा साहब गोत्र का आपसे क्या था? मैं बोले क्यों ऊंचे गोत्र कहाँ से आ गया? ये हिंदुस्तान, दुनिया में और कहीं गोत्र नहीं है, ये हमारी विशेषता है। वो मतलब बदलने से खत्म नहीं होगा। मौजूदा जो जात बरादरी हिंदुओं में है वो क्या मुसलमानों में नहीं है? बताइए, कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई पसमानदा मुसलमान है। इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में आप हैं उसकी अच्छाई बुराई सब आपको याद ही होगा। जी सही। इसलिए इस बात को समझने के लिए ये डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो है, इसमें एकता का दर्शन कर ये रामकृष्ण परमहंस ने, महर्षि रमन ने साबित हो। उन्होंने कहा दुनिया के सारे पूजा के तरीके एक ही जगह मिल जाते हैं, और वो गए 6 महीने मुसलमान हो गए और काली की पूजा विनायक करने के वहाँ नमाज पढ़ने। लोगों ने कहा ये तुम कर रहे हो, पागल हो गए, पागल हो गए। बोले नहीं, मुझे तो वो यहाँ मोहम्मद साहब दिखाई दे रहे हैं। बोले अच्छा दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ, वो काली कर रही है, कभी वो शक्ल बन जाती है, फिर ईसाई हो गए, काली कर रही है, नहीं मान। ने उनसे पूछा कि आपको सब एक नजर आता है? बोले जी हाँ। बोले गाय नहीं है, आप नहीं बोल रहे? बोले जी हाँ। उसको गुस्सा आ रहा था, उसने 10-20 घंटे गाय को मार दिया, गाय के पीठ में निशान आ गया। रामकृष्ण ने कहा उनसे जरा मेरी गंजी उठा के देखो, उतने ही निशान। ये कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं, और मैं सबसे कहता हूँ, पूरे देश से कहता हूँ, हम आगे होंगे एक आगे होगा, हिंदी आ गया, हिंदी आ गया तो कहते हैं मुसलमान वहाँ है, हिंदी आ गया। मेरे साथ डेलीगेशन में मुसलमान भाई जाते हैं, जो उनसे कहा जाता है आप, अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा वो
हिंदू, पासपोर्ट व्यक्ति हिंदू, उन्होंने कहा मुसलमान, यस यस हिंदू। हिंदू कहे, हिंदी कहे, लेकिन एक हो गया, जैसे घर में मेरा नाम मुझे मनोहर और पुकारने का नाम मोहल्ले में चिंटू हो जाए, तो मैं कहीं जाऊँ कि चिंटू नाम वही होता है तो प्रचलित हो जाता है। और बहुत सी बार आप असली नाम नहीं जानते, हो जो प्रचलित नाम है वही जाए। आपका हमारा प्रचलित नाम नहीं, और ये किसी धर्म ने नहीं दिया, ये ज्योग्राफिकल। सिंध नदी के वो फारसी में सिंध नदी में कहा जा सकता था स का हॉर्न, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। नतीजा क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं आप मजहब के तौर पर अल्पसंख्यक हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहा है भाषा के तौर पर अल्पसंख्यक। दादा अगर कोई विद्यालय चलाएंगे और ये बंगाली मैनेजमेंट कर देंगे तो वो भाषाई अल्पसंख्यक है। तो भाषा पे भी अल्पसंख्यक करो, मजहब पे भी करो, फिर उसके बाद ड्रेस पे भी करो। ये समझ लीजिए कि आजकल जो दुनिया में दौर है इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। मतभेद है वो जात बिरादरी पे, भाषा भाषा पे नहीं है, वो जेब में पैसे पर और नहीं पैसे। बाजार में जो जाएगा, जब तक जेब में पैसे की झनकार है वो बाजार का खरीदार, वरना वो देता है बाजार। होटल में जो जाएगा जरूर, ये इस देश की संस्कृति। तो ये परिवार है बाजार। आप राजनीति के बाजार में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन के खरीदारी और बिक्री करते रहिए। पॉलिटिकल पार्टी खरीदार है, आज टाइम नहीं है उनके बारे में बात करने का, लेकिन भयानक खतरा है। दुनिया की ताकतें हैं जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहती हैं। दुनिया की ताकतें हैं जो इस परिवार की भावनाओं को दुनिया से मिटाना चाहती हैं। व्यक्तित्व की बुनियादी शर्त है कि परिवार नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की बुनियादी जो नींव है समाज की परिवार। लड़ाइयाँ है, वो लड़नियाँ है। वो देश को पूछना चाहते हैं, गरीब बना के रखना चाहते हैं, हमें इससे बचना। और उसके लिए जो कुछ करना है वो किया जाए, किया जा सकता है। बहुत ताकत है यहाँ, एक ही वजह बोलती नहीं है, बहुत है। आपको कौन सा ऐसा काम नहीं है इस देश में जिसको कोई मुसलमान भाई चीफ जस्टिस हिंदू। आप अपनी काबिलियत, अपनी सारी ताकत हमारे वतन की खिदमत में पेश करें। पुराना सिद्धांत है, मैं उसको बार बार कहता हूँ कि सब मिलकर इस देश की सेवा करें और सब मिलकर मेवा आपस में बात करें, लेकिन सब मिलकर। और उसमें ये नहीं कि तुम सेवा तो क्यों कर रहे हो, मेवा बोले ये नहीं चाहिए, वो किसी को भी करना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए तो हंसे, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। वो दुश्मन आज भी है। और ये भी सच है कि यूनान और मिस्र और रोम इनका कोई कायाकल्प नहीं हो सकता। हम बाकी हैं, बाकी रहेंगे और दुनिया को रोशनी दिखाएंगे।
एक परिवार के तौर पर रहने का सबक सिखाएंगे, ये काम करना है। और तालीम के इदारों में उसको जो जिम्मेदारी है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और नजीमुद्दीन साहब को फिर से बहुत धन्यवाद और आप दोनों साहबान को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की